हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप डिबेंचर्स के रिडम्पशन के आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड में सेबी की क्या गाइडलाइंस हैं? और क्या आपको पता है कि कंपनीज एक्ट 2013 भी इससे रिलेटेड कुछ कहती है? तो यदि आप इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे जल्दी से जल्दी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में एंड दिस इज डॉक्टर विनीता अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज, पाली। एंड टुडे आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड। सो गाइज, थोड़ा सा रिकॉल हम करना चाहते हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड में कुछ गाइडलाइंस भी हैं और कुछ कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस भी हैं। उन सभी प्रोविजंस और गाइडलाइंस को शामिल करते हुए मैंने यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। शाह लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2009 को 100 रुपए वाले 30,000 12% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए। ओके, यहाँ पर डिबेंचर्स को इशू किया गया है 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू के साथ एट पार। 30,000 डिबेंचर्स हैं हमारे पास और 12% इंटरेस्ट रेट के साथ। इनका शोधन 2019 में किया जाना है। देखिए, 10 वर्ष के लिए डिबेंचर्स को रखा गया है, यानी एक जो सर्टेन पीरियड जो रहता है वो यहाँ 10 वर्ष का है। 10 वर्ष बाद इन डिबेंचर्स का शोधन या रिडम्पशन होगा। ऋणपत्र शोधन संचय में अभी तक 5 लाख रुपए जमा हुए हैं, जिसका शेष 1 अप्रैल 2017 को, यानी 1 अप्रैल 2017 तक डीआरआर अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा हुए हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है तो रिडीम्ड अमाउंट का 25% हमें डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करना ही होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो गाइज, देखते हैं आगे क्या हुआ है। कंपनी ने आवश्यक राशि 30 अप्रैल 2018 को सरकारी प्रतिभूतियों में भी जमा कराई। यस, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द सेबी, कुछ सरकारी प्रतिभूतियों में आपको जमा करानी होगी आवश्यक राशि। और कितनी राशि जमा करानी होगी, इसको जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। देय तिथि पर विनियोगों से राशि प्राप्त कर ली गई, यानी जब शोधन किया जाना है, जब रिडम्पशन किया जाना है, तब हमारे इन्वेस्टमेंट को हमने एनकैश कर लिया है और देय तिथि को ऋण पत्रों का शोधन भी कर दिया गया है। ऋण पत्रों के निर्गमन और शोधन के समय की जाने वाली जनरल प्रविष्टियां दीजिए। देखिए गाइज, यहाँ पर आपको 2 समय, यानी 2009 में जब डिबेंचर्स को इशू किया गया था उसके लिए जर्नल एंट्री देनी होगी। आपको इस अमाउंट की कलेक्शन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज देनी होगी और साथ ही जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जा रहा है तब की जर्नल एंट्रीज भी देनी होंगी। तो देखते हैं किस तरह से काम किया जाएगा। गाइज, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ शाह लिमिटेड। शाह लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करते हैं एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। 1 अप्रैल 2009 को डिबेंचर्स इशू किए गए। सो लेट्स स्टार्ट। डिबेंचर्स को इशू करते वक्त हमारी जर्नल एंट्री, क्योंकि बैंक में हमारे पास पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और साथ ही में अब हमारे पास एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है 12% डिबेंचर्स की, तो इस 12% डिबेंचर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। देखते हैं जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स 30 लाख रुपए से 30,000 डिबेंचर्स हैं और 100 रुपए की पार वैल्यू पर डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, इसलिए 30 लाख का अमाउंट हमें डिबेंचर अकाउंट में लाइबिलिटी साइड में दिखाना होगा। साथ ही एसेट साइड में बैंक अकाउंट में हमें 30 लाख रुपीज ऐड करने होंगे। नाउ अब देखिए, कुछ प्रोविजंस की बात करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा गया है कि यदि डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है तो रिडम्पशन तक हमें डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में रिडीमेबल अमाउंट का 25% ट्रांसफर करना जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, हमारा प्रश्न ये था कि 2017 तक हमने केवल 5 लाख रुपए तक का ही ट्रांसफर हमने डीआरआर अकाउंट में किया है। तो गाइस, देखते हैं अब आगे हमें क्या करना होगा।
रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर द DRR ऑन 31 मार्च 2018, क्योंकि 2019 में हम रिडम्पशन कर रहे हैं तो अब 2018 में हमें 25% तक का अमाउंट DRR में डालना होगा। तो हमारे रिडीमेबल अमाउंट है 30 लाख और उसका 25% हम कैलकुलेट करें तो 7,50,000। नाउ इसमें से हमने 5 लाख अभी तक क्रेडिट किया जा चुका है। 1 अप्रैल 2017 तक 5 लाख इसमें ऑलरेडी क्रेडिट किया जा चुका है। तो फाइनली अब हमारी रिक्वायरमेंट कितनी होगी? यस, यू आर राइट, 2,50,000 का अमाउंट अब हमें सरप्लस से निकाल कर DRR अकाउंट में डालना होगा। यानी अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे या सरप्लस अकाउंट को डेबिट करेंगे। सरप्लस का मतलब जो हमें सारे अप्रोप्रिएशंस निकालने के बाद जो हमारे डिवाइजेबल प्रॉफिट्स रहते हैं, उन डिवाइजेबल प्रॉफिट्स में से हम यहाँ पर 2,50,000 रुपए और निकाल कर DRR में डाल देंगे। ये वो सरप्लस है जिसमें सारे प्रोविजन, सारे रिजर्व्स कंपनी के बनाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे सरप्लस कहा जाता है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करें या सरप्लस अकाउंट डेबिट करें, टू DRR अकाउंट में 2,50,000 हमने डाल दिए। देखिए ये हमारी कंपनीज एक्ट की गाइडलाइन हमने पूरी कर ली जैसा कि कंपनीज एक्ट 2013 में कहा है। लेकिन अब हमारी एक और रिक्वायरमेंट बाकी है। सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट को सरकारी प्रतिभूतियों में डालना होगा। और कितना परसेंट डालना होगा गाइज? यस, इट इज 15%। तो देखते हैं अब क्या होगा। हमें 15% का इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग बनाना होगा। कंपनी के डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है 30 लाख और 30 लाख के 15% के हिसाब से, यानी 30 लाख का 15% आप कैलकुलेट कीजिए, इट इज़ द 4,50,000। यानी 4,50,000 का इन्वेस्टमेंट कंपनी को सरकारी प्रतिभूतियों में करना है। इस सेबी की गाइडलाइन को भी फॉलो करना कंपनी के लिए आवश्यक है। तो देखिए 30 अप्रैल 2018 को हम यहाँ पर फिर एक एंट्री कर रहे हैं, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट कर लिया गया है डेबिट साइड में 4,50,000 रुपए का, और बैंक से हमारे पास 4,50,000 रुपए कम हो गए। बैंक से हमारे पैसे कम हुए 4,50,000 रुपए और हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया 4,50,000 रुपए से। बैलेंस शीट अगेन मैच्ड, कुछ कम हो रहा है और कुछ ज़्यादा हो रहा है, या लाइबिलिटी बढ़ रही है और एसेट्स बढ़ रही है। कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपको हम सारी जर्नल एंट्रीज में देखने को मिलेंगे ताकि बैलेंस शीट मैच होती रहे। देखिए स्टूडेंट्स, हम ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर ही ऑलवेज काम करते हैं। जब भी आप किसी भी जर्नल एंट्रीज पर बात करते हैं तो उसकी ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को नोटिस कीजिए ताकि हम बैलेंस शीट जब मैच करेंगे तो ये बैलेंस शीट कंप्लीटली मैच होगी। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई फिगर का मिस बैलेंस नहीं होने वाला है यदि आप ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपके बैलेंस शीट को मैच करते वक्त आप ध्यान रखिए, बैलेंस शीट में एंट्रीज करते वक्त ध्यान रखिए, जर्नल एंट्रीज करते वक्त आप ध्यान रखिए कि एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो सेम अमाउंट से, उतना ही राशि से हमारा कोई अकाउंट क्रेडिट भी होना चाहिए जो कि बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पर इम्पैक्ट जरूर देगा। तो गाइस आगे बात करते हैं हम। नाउ दिस इज द टाइम, एट द टाइम ऑफ द रिडम्पशन 31 मार्च 2019 के वर्ष में जब हम डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर रहे होंगे तो डिबेंचर्स के रिडम्पशन करते वक्त देखिए क्या क्या चीज़ें होने वाली है। सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट को एनकैश करवाना होगा, क्योंकि जब डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं तब ऐसे इन्वेस्टमेंट का कोई काम ही नहीं। सेबी की गाइडलाइन भी यही कहती है, जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जाना है तब ऐसे इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले इनकैश करवा लेना चाहिए। तो हम डिबेंचर्स को इनकैश करवाते हैं। देखिए क्या मिलता है हमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब हमारे पास बैंक में पैसे आ गए और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हमने रिवर्स इम्पैक्ट देकर कैंसिल कर दिया है। फाइनली 4,50,000 रुपए आ गए हैं। देखिए जनरली इन प्रैक्टिस होता क्या है, जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जाना होता है उससे कुछ समय पहले ही डिबेंचर्स का कुछ अमाउंट का, सर्टेन अमाउंट का जो कि 15% का अमाउंट है उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। इससे कंपनी को ब्याज भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने पिछले वर्ष ही
डिबेंचर्स का इन्वेस्टमेंट करवाया था, डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन किया था और यहाँ हमें प्रश्न में किसी तरह का इंटरेस्ट रेट भी नहीं गिवन है, इसलिए यहाँ पर हम किसी भी इंटरेस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं करते हैं और यहाँ पर डायरेक्टली जितनी अमाउंट हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाली थी, क्रेडिट की थी, उतनी की उतनी ही अमाउंट हम यहाँ पर अब हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। यानी अब देखिए हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया है 4,50,000 रुपये, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, और टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो हमारे अकाउंट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी तक डेबिट बैलेंस में है, अब हम इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए कैंसिल करने के लिए रिवर्स इम्पैक्ट देते हुए डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 4,50,000 रुपये से। यानी अब कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये अकाउंट अब कैंसिल हो गया है और बैंक में हमारे पास 4,50,000 रुपये आ गए हैं। देखिए अब आगे क्या करना है, 2019 का वर्ष है तो डिबेंचर्स को रिडीम कर दीजिए जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो डिबेंचर को रिडीम करने के लिए एंट्री आप दीजिए, क्योंकि किसी भी तरह का कोई शोधन की शर्त नहीं रखी गई है, सिंपली पार पर ही डिबेंचर का रिडम्पशन किया जाना है। तो ऐसी स्थिति में जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। नाउ अब हमारी रिवर्स एंट्री दे दीजिए, ऑफ कोर्स डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और क्योंकि पार पर ही रिडम्पशन किया जाना है तो सिंपली 30 लाख रुपए से हम डिबेंचर्स को रिडीम कर देंगे। यानी अब हमारे पास, यानी कंपनी के पास कंपनी के डिबेंचर्स आ गए हैं और जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उन्हें उनका अमाउंट वापस मिल गया है। किसी भी तरह के इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर बात नहीं की गई है, लेकिन यदि गाइज क्वेश्चन में, प्रश्न में यदि आपको डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देने की भी बात की गई हो तो हमने जो वीडियो आपके लिए अपलोड किया था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, उसे आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जरूर देखिएगा। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जर्नल एंट्रीज और देनी होंगी, लेकिन हमारे प्रश्न में किसी भी तरह के डिबेंचर इंटरेस्ट को देने की बात नहीं की गई है, क्वेश्चन साइलेंट है, इसलिए हम यहाँ पर किसी भी तरह का कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देने की। सो गाइज नेक्स्ट एक एंट्री और हमारी बाकी है। यस, जो DRR अकाउंट में हमने अभी तक पैसा ट्रांसफर किया है, मिनिमम 25% जो होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अब हमारे पास डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में DRR अकाउंट में जितना भी पैसा है हमारे पास उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाए। कहाँ ट्रांसफर करें, किस अकाउंट में ट्रांसफर करें? ऑफ कोर्स इट इज द अकाउंट ऑफ जनरल रिजर्व। नाउ जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो जाता है तो डिबेंचर रिडम्पशन की अमाउंट को, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट की अमाउंट को अब हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। जनरली स्टूडेंट्स आप इस एंट्री को करना भूल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इस एंट्री को यदि नहीं किया गया इसका मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी भी DRR अकाउंट मौजूद है, लेकिन डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया गया है, इसलिए अब हमें DRR अकाउंट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना ही होगा। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते वक्त हमारी जो एंट्री की जाएगी, DRR अकाउंट डेबिट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, यानी जितना पैसा हमारे पास DRR में था उतना ही पैसा हम 7,50,000 रुपए जनरल रिजर्व को इंक्रीज कर दिया, यानी DRR कम कर दिया, खत्म कर दिया और जनरल रिजर्व को इंक्रीज कर दिया। अगेन बैलेंस शीट मैच, यानी इस तरह से यहाँ पर जर्नल एंट्री की जाएगी। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आप ध्यान दीजिए, करिएगा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें गाइज। सो गाइज थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले अगले वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे और हमारे चैनल को इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन।